नक्सलवादी जो हथियारी संगठन थे उसका 75% समाप्त हो चुका है। आज की डेट में आपसे कहूँ तो लगभग 2300 का पुनर्वास हुआ है, लगभग 1800 गिरफ्तार हुए हैं और लगभग 500 यानी 480 लगभग अब कहें तो 490 ये न्यूट्रलाइज हुए हैं। निर्धारित समय में छत्तीसगढ़ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। माननीय अमित शाह जी का दौरा होता है, उनकी रणनीति परफेक्ट होती है कि बस्तर की जनता अब नहीं चाहती कि लाल आता। बस्तर में कोई अधिकारी नहीं बदले गए पुलिस के, बस्तर में कोई पुलिस की टीम नहीं बदली, वही है, सब कुछ वही है। लेकिन आज जो 2 वर्षों में काम दिख रहा है उसके पीछे सरकार का संकल्प भी है। जो कुछ भी आज हो रहा है वो हमारे जवानों के पराक्रम के आधार पर ही हो रहा है। आप हमारे शिक्षा दूतों की हत्या कर दें, ये नहीं चलेगा। आप वहाँ पर स्कूलों को बम से उड़ा दें, नहीं चलेगा। आप पुल पुलिया सड़क को ख़त्म कर दें, जाने वाले ठेकेदार जो काम करने के लिए जाते हैं उनकी गाड़ियाँ जला दें, उनकी हत्याएं कर दें, ये नहीं चलेगा। जन अदालत लगा करके आप लोगों को मृत्युदंड दें, ये नहीं चलेगा। एसपीज़ का नंबर जारी किया हुआ है, आप बस फ़ोन कर दीजिए और हमको बता दीजिए हम यहाँ पर हैं, आपको आना है। हाँ, कोई वहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं होगा, पूरा हम पैसेज क्लियर करके देंगे, आपको बुलाएंगे। और मन में नहीं है कि एक गोली चले, न केंद्र सरकार के न राज्य सरकार के, कि ये एक ऐसी विचारधारा है जिसमें लोग बंदूक के दम पर सरकार बनाना चाहते हैं। जी नमस्कार, जागरण प्राइम से मैं संदीप राजवाड़े। नक्सलवाद आज भी देश का एक ऐसा अहम मुद्दा है जिसे लेकर जो प्रभावित राज्य हैं वो उसकी मार झेल रहे हैं, नुकसान झेल रहे हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा राज्य रहा है जो सबसे ज़्यादा नक्सलवाद को सहा है। आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी। तो उनसे जानेंगे कि नक्सलवाद को खात्मे को लेके और उस क्षेत्र जो प्रभावित है उनके विकास को लेके उनका विज़न क्या है, उनका मिशन क्या है। तो आपका स्वागत है विजय सर। जी बहुत आभार आपका सर। पहला सवाल ये है कि नक्सलवाद को लेके केंद्र सरकार ने एक डेडलाइन दी है कि 31 मार्च 2026, तो इसको लेके हम अब करीब पहुंचते जा रहे हैं, लगभग 100-115 दिन बचे हैं। तो क्या कितने करीब हैं और किस तरह का हम इसमें सफलता हमको मिल रही है? बस्तर में मैं आपसे कहूं कि नक्सलवादी जो हथियारी संगठन थे उसका 75% समाप्त हो चुका है। उन्होंने या तो पुनर्वास किया है, या गिरफ्तार हुए हैं, या न्यूट्रलाइज हुए हैं। आज की डेट में आपसे कहूं तो लगभग 2300 का पुनर्वास हुआ है, लगभग 1800 गिरफ्तार हुए हैं और लगभग 500 यानी 480 लगभग अब कहें तो 490 ये न्यूट्रलाइज हुए हैं। तो कुल मिलाकर जब आप संख्या देखेंगे तो 2300 1700 मतलब ये 4000 होता है और 4500 की संख्या कम हुई है इन 2 वर्षों में। तो ये बड़ी सफलता है, जवानों की भुजाओं की ताकत पर यह संभव हुआ है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जनवरी 2024 में छत्तीसगढ़ की नई सरकार बनने के ठीक बाद बैठक लेकर एक रणनीति तय की। उसी पर काम जब आगे होता दिखा उनको, तो उन्होंने अपने कैलकुलेशन गंभीर गणनाओं के आधार पर ये निर्धारित किया कि इस दिनांक तक हम ये चीज़ समाप्त कर सकते हैं। ये बड़ी बात है कि एक ऐसे विषय को जिसमें सब कुछ अनसर्टेन दिखता है जी, और उस पर भी सर्टेनिटी के साथ किसी एक दिनांक को तय कर देना इतने बड़े व्यक्तित्व के माध्यम से, ये बहुत ही साहस का विषय है, बहुत ही बड़े गणना का विषय है। तो हुआ है और आप देख रहे हैं कि ये हो ही रहा है। निर्धारित समय में छत्तीसगढ़ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी आपने कहा, और ये जवानों की और एक दृढ़ संकल्प सोच की जो नतीजा हमको दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ सबसे प्रभावित रहा है नक्सल को लेके, तो उनके लिए ये नक्सल मुक्त होना कितनी अहमियत रखता है उनके लोगों के लिए, प्रभावित क्षेत्रों के लिए? छत्तीसगढ़ में जब जनवरी 2024 में पूरे देश के नक्सल प्रभावित राज्यों के पुलिस प्रमुख आए थे और उस समय एक गणना हुई थी, तो उसके आधार पर यह था कि समूचे देश का 75% नक्सलिज्म तो सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ में है और विशेष रूप से बस्तर और कुछ और जिलों में है। तो बस्तर सर्वाधिक प्रभावित रहा है। बस्तर के लोगों का उपयोग किया गया है। 13 साल 14 साल की उम्र में अनिवार्यतः एक घर से एक बच्चा, लड़का या लड़की, ऐसा कहकर ले जाते रहे। आज जब हम लेओर ओयना नामक एक योजना है जिसमें हम बस्तर की युवाओं को लेकर के रायपुर घुमाने लाते हैं, उस समय जब वो आते हैं तो 25 साल के बस्तर का लड़का टीवी नहीं देखा होता है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय मैं आपसे कह रहा हूँ। आज के युग में क्या आप ऐसा संभव सोचते हैं? बस्तर के गाँव में स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर
उन्नत किस्म के बीज, सिंचाई की व्यवस्थाएं, ये सब नहीं होते। मौलिक सुविधाएं हैं आज के समय की। मैं नहीं कहता कि बस्तर को हमारी तरह हो जाना चाहिए या किसी विकसित शहर की तरह, बिल्कुल नहीं। जितना पर्यावरण से संबद्ध होकर जीवन उनका है, बस्तर बहुत सुंदर है। उनका जीवन संस्कार बहुत अच्छा है बस्तर के लोगों का, और वो हमारे से ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ जीते हैं जीवन, खुशी के साथ जीवन जीते हैं। सहकारिता रगों में है, मतलब क्लास ही अलग है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसमें उन भावों में, उन फैक्टर्स में कहीं बदलाव की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर बदलाव की ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि वहाँ पर ये मौलिक सुविधाएं तो पहुँचना चाहिए ना। आज जब आप AI पर बात करते हैं, आज जब AI डाटाबेस की पॉलिसी पर सरकारें काम कर रही हैं, तब वहाँ पर कोई बच्चा टीवी ना देखा हो 25 की उम्र तक, ऐसे थोड़ी ना संभव होता है भाई। इसलिए बस्तर में ये मौलिक सुविधाएं पहुँचे, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। भारत का लोकतंत्र अमर रहे, भारत का लोकतंत्र और दृढ़ बने, इसके लिए राज्य की सरकार काम कर रही है। भारत का संविधान बस्तर के कोने कोने तक लागू होना चाहिए, इसके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है। इन सारी ही परिस्थितियों से उबर कर आज बस्तर आगे बढ़ रहा है। जी, आपने बहुत सही बात की, और सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है बस्तर। तो करीबन 40 साल से अब नक्सलवाद को हम सह रहे हैं, तो अब जाके ये इस तरह का जो मिशन या विज़न दिखाई दे रहा है, बीते सरकार जो भी गवर्नमेंट रही, तो वो क्यों नहीं दिखाई दिया और हमको ये 40 साल क्यों लग गए? अब ये काम बहुत बड़ा है। मैं कहूँ कि कैसे हुआ, ये बड़ी बात होगी। मैंने संदेह ये कहना चाहता हूँ कि पिछले हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव से पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था, और उसमें उन्होंने जनसभा में इस बात का ऐलान किया था कि हम नक्सलिज्म समाप्त करेंगे। छत्तीसगढ़ में सरकार बनती है, माननीय अमित शाह जी का दौरा होता है, उनकी रणनीति परफेक्ट होती है भाई। मैंने देखा है, बार बार देखा है इस विषय को। तो उन्होंने जिस तरह से काम के आधार तय किए, जिस तरीके से काम करने के लिए स्पष्टता की, उस आधार पर काम करते हुए हम लोग आगे बढ़े। माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का भी मार्गदर्शन अनवरत इस दिशा में सबको प्राप्त होता है। सभी सरकारों ने काम किया है, सभी ने काम किया है। मूल विषय है कि बस्तर की जनता अब नहीं चाहती कि लाल आतंक हो। बस्तर की जनता के मनोभाव के अनुरूप ये काम हो रहा है। जो सरकारें होती हैं उनका संकल्प होता है। पिछली सरकार जो छत्तीसगढ़ में थी, उसका भाव इस विषय पर कैसा था, वर्तमान की सरकार का भाव कैसा है। बस्तर में कोई अधिकारी नहीं बदले गए पुलिस के, बस्तर में कोई पुलिस की टीम नहीं बदली, वही है, सब कुछ वही है। लेकिन आज जो 2 वर्षों में काम दिख रहा है, उसके पीछे सरकार का संकल्प भी है। और सबसे बड़ी बात, जवानों की भुजाओं की ताकत पर ही संभव होता है। जो कुछ भी आज हो रहा है वो हमारे जवानों के पराक्रम के आधार पर ही हो रहा है। आप इकलौते गृह मंत्री हैं प्रदेश के जो पिछले 2 साल में 200 बार बस्तर गए हैं, तो आज उसका असर दिखाई दे रहा है। जवानों के सोच बदली है, एक मिशन के तौर पे हम काम कर रहे हैं। तो अब जो प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में ऐसे कौन से सक्रिय या नक्सल में कौन से बड़े सक्रिय नेता हैं, और उनके समर्पण, आत्मसमर्पण या उनके सरेंडर को लेके क्या सरकार ऑफर दे रही है, किस तरह की बातचीत चल रही है? आज ही नहीं, शुरू से ही, इस अभियान के प्रारंभ से ही माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भी बार बार आग्रह किया है कि आप पुनर्वास करें। मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया है, हम लोगों ने भी हाथ जोड़ जोड़ कर आग्रह किया कि पुनर्वास करें। जिन लोगों ने पुनर्वास किया है वो आज व्यवस्थित है, हमारे पुनर्वास केंद्रों में है। साथ ही साथ उनके जीवन आगे ठीक से चले, इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारा उनसे आग्रह भी यही है कि आप ये हथियार छोड़ दो। ये हथियार आप लेकर चलते हो, ये संवैधानिक नहीं है, ये गैर कानूनी है। आप हथियार लेकर चलते हैं, साथ ही साथ आप तालाब के किनारे, नदी के किनारे, सड़क के किनारे IED लगा देते हैं। इस IED में जवान भी हताहत होते हैं और सामान्य जन भी हताहत होते हैं, जानवर भी हताहत होते हैं। ये नहीं चलेगा। आप हमारे शिक्षा दूतों की हत्या कर दें, ये नहीं चलेगा। आप वहाँ पर स्कूलों को बम से उड़ा दें, नहीं चलेगा। आप पुल पुलिया सड़क को ख़त्म कर दें, जाने वाले ठेकेदार जो काम करने के लिए जाते हैं उनकी गाड़ियाँ जला दें, उनकी हत्याएं कर दें, ये नहीं चलेगा। जन अदालत लगा करके आप लोगों को मृत्युदंड दें, ये नहीं चलेगा। ये सब कुछ समाप्त होना ही चाहिए। इसी भाव से वहाँ पर काम करते हुए, प्रारंभ से ही इस बात की कोशिश करते हुए सभी सरकारों ने काम किया, परंतु इस सरकार ने
विशेष रूप से इसको अभियान की तरह लेकर काम किया है। योगदान सबका है, कहीं कोई मामला नहीं है, परंतु माननीय अमित शाह जी ने जिस सोच के साथ इस काम को आगे बढ़ाया है, मैं सोचता हूं कि परिणाम इन सारी चीज़ों का मिलकर ही आया है। हिड़मा के मारे जाने के बाद अब कौन से सक्रिय जो बड़े नेता कुछ ही बचे हैं, और उसमें सक्रिय तो एक दो ही बचे हैं, तो उनसे कोई बातचीत या कोई उनको ऑफर दिए हैं कि आप सरेंडर करिए? नहीं तो आप पहले बोल चुके हैं कि या तो सरेंडर करिए या तो जवानों के गोली का इंतजार करिए। आर्म फोर्सेस तो अपना काम करेंगी ही करेंगी, लेकिन इस बीच में सरेंडर पहले हुआ नहीं करता था। हम लोगों ने तो सरेंडर कहना छोड़ दिया, हम पुनर्वास कहते हैं, और उसको भी आजकल हम ससम्मान पुनर्वास कहते हैं। और ये ससम्मान पुनर्वास करने की हमारे आग्रह को हजारों ने स्वीकारा है। जो नहीं आए हैं वो न्यूट्रलाइज हुए हैं, क्योंकि इन सब कुछ करते हुए छोड़ा नहीं जा सकता उनको। किनके कौन कौन शेष रह गए हैं, काफ़ी नाम का उल्लेख करने का अर्थ नहीं है, लेकिन ये है कि बटालियन के कुछ लोग शेष रह गए हैं। कुछ अन्य निर्धारित नाम हैं जो पश्चिम बस्तर में और दक्षिण बस्तर में शेष रह गए हैं, वो लोग हैं। इन लोगों को लगातार सामाजिक तौर पर भी समाज के प्रमुख भी जा कर के इनको बात कर रहे हैं। अनेक लोगों से हमने समाज से भी आग्रह किया, वो भी कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से बार बार बैठकर हमने बात की, वो भी उनसे बात कर रहे हैं। पत्रकार साथी कुछ है उनके संपर्क में हैं, उनसे भी हमने बार बार बैठकर बात की, वो भी उनसे बात कर रहे हैं। ऐसे सारे लोग, प्रशासनिक तौर पर भी एसपीज़ का नंबर जारी किया हुआ है, आप बस फ़ोन कर दीजिए और हमको बता दीजिए हम यहाँ पर हैं, आपको आना है। हाँ, कोई वहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं होगा, पूरा हम पैसेज क्लियर करके देंगे, आपको बुलाएंगे। आप कहेंगे कि हम अकेले नहीं आना चाहते भाई, कोई पत्रकार साथ में आए, तो पुलिस वालों के साथ पत्रकार, समाज के प्रमुख सब साथ चल देंगे। एक भाव मन में नहीं है कि एक गोली चले, न केंद्र सरकार के न राज्य सरकार के, परंतु ये है कि संविधान की रक्षा सरकारों का दायित्व है। आपने बहुत सही बात कही। इतने सालों से जो देश के 8 या 10 राज्य जो नक्सल प्रभावित रहे हैं, तो इनकी पैठ कैसे जमी और इनके क्या कारण थे जो नक्सलवाद वहाँ पर फैला और ये वहाँ पर अपनी पैठ जमा पाए या उनका आतंक जारी रहा? कोई भी व्यक्ति अगर आपसे ये कहता है कि ये कहीं कोई सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का नतीजा है, तो वो झूठ बोल रहा है। आप बताएं, आपने अर्बन नक्सली सुना होगा, शहरों की बात है, तो अर्बन नक्सली हैं वो तो शहर में है ना, क्या सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है? वहाँ क्यों हो रहे हैं? हो इसलिए रहे हैं कि ये एक ऐसी विचारधारा है जिसमें लोग बंदूक के दम पर सरकार बनाना चाहते हैं। देश में अनेक इंसर्जेंसी होती है, दूसरे इंसर्जेंसी में आप कोई मांगे होती हैं, यहाँ ये कर दें वो कर दें। मैं गया था असम अध्ययन के लिए, तो वहाँ पर बोडोलैंड का आंदोलन था, उनको कुछ प्राथमिकताएं चाहिए थी। सरकार ने बातचीत की, प्राथमिकताएं बीटीआर के माध्यम से तय की, बोडोलैंड टेरिटरी रीजन के माध्यम से। यहाँ कोई मांग नहीं है। मैं पूछता हूँ, आप इतने बड़े रिपोर्टर हैं, लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कि बस्तर के नक्सलियों के या देश के अन्य क्षेत्रों के नक्सलियों की क्या मांगे हैं, वो क्या चाहते हैं? कोई विचारधारा ही नहीं। तो अगर वो कुछ मांगते ही नहीं तो वो चाहते क्या है? वो सिर्फ देश में बंदूक के दम पर सरकार बनाना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, और हम लोकतंत्र को अजर अमर बनाना चाहते हैं। बात इतना ही है। सही कहा आपने। आज नक्सल के साथ हम एक शहरी नक्सलवाद समर्थक सोच या शहरी आतंकवादी जो पढ़े लिखे सामने आ रहे, तो वो बहुत खतरनाक है देश के। वो कितना खतरनाक मानते हैं और इनका उपाय कैसे है, क्योंकि ये तो पढ़े लिखे लोग हैं। हमारा भारत का संविधान वैचारिक रूप से अपने भावों को लेकर के आपको काम करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारत में कितने राजनीतिक दल हो सकते हैं इसकी भी कोई संख्या सीमित नहीं है। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है भाई कि आप हथियार छोड़ दें। हथियार लेकर के लोगों को मृत्युदंड दे करके लोगों की हत्याएं करके आप ये नहीं कर सकते। बाकी उसके बाद आपको जो करना है वो करें। हम शहर में कोई ये नक्सली वो नक्सली उसको पकड़ रही है करने वाले नहीं है, इसकी आवश्यकता भी नहीं। वो जनता निर्धारण कर लेगी, जनता तय कर लेगी कि इसका क्या काम है। लेकिन भारतीय मानबिंदुओं के अपमान करने वाले, भारतीय संस्थाओं को दूषित कहने वाले, भारतीय परंपराओं को नीचा दिखाने वाले, भारतीय लोगों की हंसी उड़ाने वाले, ऐसे लोगों को जनता जवाब देती। बहरहाल ये जो विषय है नक्सलिज्म का, इसमें सिर्फ इतना है, आप हथियार छोड़ें, मुख्य धारा में आए, आप अपनी विचारधारा के अनुरूप जनता के समक्ष जाएं, जनता निर्णय करेगी इसका। लोकतंत्र है, अब पढ़े लिखे लोग, विचारधारा पे कोई रोक नहीं है, पर अब कोई किसी का आतंक दिखा के बंदूक के दम पे कोई करेगा तो वो है। अब जैसे नक्सलवाद से थोड़ा हट के आते हैं कि अभी
क्राइम को लेके बड़ा मामला आ रहा है, साइबर क्राइम के बड़े मामले बढ़ रहे हैं, प्रदेश में बड़े, छत्तीसगढ़ में बड़े हैं, राज्यों में भी बड़े हैं। तो इसको लेके जैसे टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो गए हैं, अमित शाह जी का बड़ा विजन होता है, अभी इतना बड़ा डीजी सम्मेलन हुआ हमारे राज्य में, तो इस क्राइम और साइबर क्राइम को रोकथाम के लिए किस तरह के जो आगे की रूपरेखा बनी है? साइबर क्राइम के लिए बहुत सारा काम प्रदेश के हिसाब से मैं कहूँ तो प्रदेश में ज़रूर हुआ है। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लगातार राष्ट्रीय स्तर पर चलता है, उसमें छत्तीसगढ़ का अच्छा पार्टिसिपेशन होता है और एक टीम हमारे यहाँ तैयार हो रही है जो साइबर क्राइम को कंट्रोल कर सकती। कंट्रोल मतलब उसको ट्रेस करना, उस पर काम करना, बहुत हद तक कंट्रोल कर रहा है। साइबर क्राइम का एक दूसरा तरीका सामने आने वाला है जो AI बेस्ड होने वाला है। अभी ये फाइनेंशियल आप कह रहे हैं, ये फाइनेंशियल क्राइम्स है, तो इस पर काम अलग है। दूसरा है जो AI बेस्ड होने वाला है, AI डी फेक के लिए जितने भी टूल्स आ रहे हैं उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। तो मैंने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से भी आग्रह किया है और अश्विनी वैष्णव जी से भी आग्रह किया है कि हमको एक ऐसा टूल बना कर के दिया जाए जिसमें AI जनरेटेड अगर कोई टेक्स्ट, वीडियो, फोटो, ऑडियो मैं उस पर अपलोड करता हूँ या उसका लिंक अपलोड करता हूँ तो वो मुझे प्रामाणिकता के साथ बता दे, जिसकी कोर्ट में मान्यता हो कि ये जो है ये AI जनरेटेड है या एक्चुअल है। इस पर मैंने आग्रह किया है। मैं सोचता हूँ कि शीघ्र ही इसका सॉल्यूशन भी पूरे देश को मिलेगा और जब ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा तो इसका अर्थ ये है कि बहुत सारी आत्महत्याएं बच जाएंगी, बहुत सारे विवाद दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रमाण पत्र देगा कि ये AI जनरेटेड है, ये जो वीडियो है ये AI जनरेटेड है, ऐसा। तो ये काफ़ी अच्छा होगा। शेष साहब से इतना ही कहूँगा कि सत्य असत्य, अंधेरे उजाले, अपराध और कानून, ये द्वंद्व जो है सनातन भी है और शाश्वत भी है, ये रहेगा, लेकिन अंततोगत्वा सारे ही बातों पर जीत हासिल होगी कानून की। जी धन्यवाद विजय जी। आज नक्सलवाद से लेके उसके खात्मे लेके, मिशन को लेके, विज़न से लेके साइबर क्राइम तक पे आज विजय जी से बात हुई और बहुत अच्छा इन्होंने बताया किस तरह का रोड मैप केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर तय किया है और हम उस खात्मे तक पहुंच रहे हैं। अब हम सबको इंतज़ार है 31 मार्च 2026 का, जब हम इस देश के उन प्रभावित राज्यों को नक्सल मुक्त कह पाएंगे।